हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईबी के पेपर फर्स्ट की चैप्टर 5 जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो कैसे सहायता करता है। फिर कुछ इकोनॉमी के सेक्टर्स देखेंगे जैसे एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट लाइक रोड, रेल और सिविल एविएशन। देन हम देखेंगे कि सोशल सेक्टर किसको कहा जाता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री, सिटी और ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन एंड ग्रो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिजिकल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि हमारे देश को ग्रो करने में, फंक्शन करने में मदद करता है। ये एक ऐसी फाउंडेशन हमारे देश को प्रदान करता है जिसके ऊपर काम करके देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम देश को इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर नहीं ले जा सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तब आपको क्या फायदा होगा? एन इंक्रीज इन द कंट्रीज आउटपुट ऑन प्रोडक्टिविटी। तो आप देश की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ा सकते हो और देश की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, और आप देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का ये मतलब है कि जैसे अगर आप अच्छा रोड नेटवर्क या अच्छा रेलवे नेटवर्क क्रिएट करोगे तब लोग जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर पाएंगे, जिससे कि उनका समय की बचत होगी और वो अपना समय फिर काम करने में लगा सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल अगर हर आदमी का समय बचेगा तो वो अपने देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। द एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल विच लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। और जब हमारे देश के इंटरनली गुड्स जो है और रॉ मटेरियल एफिशिएंटली मूव होने लगेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी एक जगह स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचने लगेंगे, तो हमारे जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उनका हम इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। इन सिंपल टर्म्स, solid infrastructure helps to producing high quality goods and services, transporting them to market and building essential social institution like school और hospitals। तो solid infrastructure हमारी मदद करता है देश के अंदर हाई क्वालिटी गुड्स बनाने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में और वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने में लाइक स्कूल और हॉस्पिटल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो हम समझ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली दो तरीकों से बांटा जाता है। तो पहला तरीका तो है उसको हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेकंड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना इसमें। देखो, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बात बोला जाता है जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे रोड्स, रेलवेज, ठीक है, और हमारे पोर्ट्स होंगे वेरियस, या हम डैम बनाते हैं जो डैम होंगे, ठीक है। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोला जाएगा जो एक हमको फिजिकली दिखाई देके और इनके ऊपर कम्यूट करके हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। और जैसे हमारा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होता है वो भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके बाद सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें बोला जाएगा जो हमारे सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं, लाइक बैंक्स जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सही तरीके से काम करवाते हैं। फिर हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है ये भी हमारा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। एंड देन हम बात करें तो हॉस्पिटल्स, मतलब हमारा हेल्थ केयर है, तो ये जो है हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोला जाता है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो मैंने ऊपर बात करी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैन मेड है और जो इकोनॉमी फंक्शनिंग करने में मदद करता है, जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड, सोलर पैनल्स, जो मतलब सोलर पावर प्लांट जो भी हम लगाते हैं, तो ये हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। मतलब वो ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पार्क पार्क बनाया जो, या फिर लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे देश में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांटते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, और फिजिकल और सोशल। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो हार्ड है वो फिजिकल भी हो सकता है, ये नहीं है कि बिल्कुल ये अलग होंगे, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, लेकिन इनको बांटने का बस तरीका अलग अलग है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द मेजर फिजिकल नेटवर्क्स रिक्वायर्ड टू ए मॉडर्न नेशन टू ऑपरेट। एग्जाम्पल रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइन। तो ये सब जो जो मेजर फिजिकल नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं देश में, उसी को ही हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट जो हम बनाते हैं, पाइपलाइन जो हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए लगाते हैं फॉर ट्रांसफर ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, ठीक है, तो वो पाइपलाइन भी हमारा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन दैट आर एसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। तो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए जिन इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ये जो हमारा है ये हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि बैंक्स जो बैंकिंग सिस्टम हमने बना लिया है तो वो भी हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमने पूरा क्रिएट किया हुआ है, और हेल्थ केयर सिस्टम, तो इसी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर बात करते हैं फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द टेंजिबल मैन मेड स्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क दैट आर एसेंशियल टू फंक्शन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टेंजिबल जिसको टच किया जा सकता है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस टेंजिबल या मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला जाता है जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, हाईवे, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वाटर पाइपलाइन, सीवेज सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, मोबाइल। तो ये जो हमारा जितने भी सेक्टर्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द फैसिलिटीज एंड सर्विस दैट सपोर्ट्स द सोशल वेलबींग्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश की नागरिकों के लिए सोशल वेलबींग उनकी अच्छी करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंक्रीज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट करता है ओवरऑल, तो वो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लाइक स्कूल्स जो है वो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरी, कम्युनिटी हॉल एंड पब्लिक हाउसिंग। तो ये जो हमारा सेक्टर्स हैं ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है, क्योंकि यहाँ जाके क्या है, आदमी स्कूल गया था तो एजुकेशन लेता है, सेम एज कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ अच्छी करता है, तो मतलब वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा, मतलब वेलबींग्स के लिए जा रहा है। फिर अगर लाइब्रेरी जा रहा है तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहा है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल रोड, सिविल एविएशन। तो मतलब बेसिकली ये है कि हम अब वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में कैसा है, उसमें हम किस प्रकार से और उसको अच्छा करने में लगे हुए हैं, और हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द मेजर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर प्रेजेंटेड बिलो। तो सबसे पहला है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज द फ्रेमवर्क दैट अलाउ फॉर द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। तो ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये देखो अभी कहीं किसी ग्रिड में एनर्जी बनाई जा रही है, ठीक है, किसी ग्रिड में एनर्जी बना रहे हैं, फिर उस ग्रिड से एनर्जी भेजी जा रही है जहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसमिशन लगे हुए हैं, मतलब जहां से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर वो ट्रांसफर हो के फिर वो हमारे घर के जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आ रही है, और उस मीटर से हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सब नेटवर्क बना है, ये ही इसी को ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, तो एनर्जी ट्रांसफर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं हम? नेचुरल गैस पाइपलाइन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल्स, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी फॉर हैंडलिंग कोयल, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर और बायोफ्यूल फैसिलिटीज। तो ये जो सभी चीजें हैं ये ही
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया ने उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर रैंकिंग फोर्थ इन द ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी एंड विंड पावर कैपेसिटी एंड हैज एडवांस थर्ड ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी। जो भारत है वो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपकी सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ये सब आते हैं। मतलब वो एनर्जी जो कि हमको बिना किसी पोल्यूशन के प्राप्त हो रही है, वो उसी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंडिया 4th नंबर पर है और सोलर पावर के अंदर इंडिया दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। हमारे इसमें क्या कैपेसिटी और टारगेट है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हैज क्रॉस 326 गीगावाट मेकिंग द नियरली 49% ऑफ इंडिया टोटल पावर। द कंट्री इज द अग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स द एम्बिशियस टारगेट 500 गीगावाट बाय 2030। तो भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, मतलब बिना कोयला जलाए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और अभी तक हम 236 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल की हम अचीव कर चुके हैं। देन है मैसिव इन्वेस्टमेंट्स। द सेक्टर हैज अट्रैक्टेड ओवर $80 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट सिंस 2020। द सोलर पावर कैपेसिटी अलोंग विद सर्जिंग पास्ट 110 गीगावाट। तो भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अभी तक 2020 से अब तक $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और हमने सोलर पावर, सिर्फ अकेली सोलर पावर से हमने 110 गीगावाट कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं हम। मेजर इनिशिएटिव्स, अब की पॉलिसी फोकस क्या हमारा, इसमें फोकस क्या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। मेजर इनिशिएटिव्स इंक्लूड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू क्रिएट ए न्यू एनर्जी हब, द PLI स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन सोलर पैनल्स एंड द PM सूर्य घर योजना टू रैपिडली एक्सपेंड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अक्रॉस कंट्री। और सरकार भी है अब पूरे पावर से इसमें काम लगी हुई है। जैसे सरकार सोलर पैनल बनाने की कंपनीज को PLI स्कीम्स के तहत बहुत सारे इंसेंटिवाइज उनको कर रही है और सरकार ने PM सूर्य घर योजना भी शुरू की है, जो कि लोगों को अपने घर में रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉलेशन करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। तो कहने का ये मतलब है कि भारत में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और इसके अंदर हम ये सब इन सब पावर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पाइपलाइंस या हैंडलिंग कोयले को हैंडलिंग करना, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब हमारा एनर्जी सेक्टर का ही पार्ट है और इसके अंदर भारत ओवरऑल 4th नंबर पर आ गया है। सोलर पावर कैपेसिटी में 3 नंबर पर है। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हम 2030 तक 500 गीगावाट करना चाहते हैं, जो कि अभी 236 गीगावाट है। और भारत के अंदर $80 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ गई है और भारत सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इंक्लूड पोस्टल सर्विस, टेलीफोन नेटवर्क इंक्लूडिंग मोबाइल नेटवर्क्स, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन, द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से अपनी बात को दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब वो किसी भी चैनल के थ्रू हो सकती है। जैसे पोस्टल सर्विस, आप आप भेजते हो लेटर या पोस्ट करते हो कोई चीज, तो वो भी कम्युनिकेशन ही आप एक तरह का। फिर इसमें टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, तो ये सब हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो इसमें देखते हैं कि देश में अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। 5G डिप्लॉयड एंड 6G इन फोकस। तो भारत के अंदर 5G आपको पता ही होगा, 5G हमने डिप्लॉय कर दिया है। अचीव्ड ए रैपिड नेशन वाइड 5G रोल आउट विद स्ट्रेटेजिक फोकस नाउ शिफ्टिंग टू द भारत 6G विजन। और अब भारत जो है 6G की ओर बढ़ने जा रहा है। रूरल ब्रॉडबैंड नियर कंप्लीशन। द भारत नेट प्रोजेक्ट हैज प्रोवाइडेड हाई स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी ओवर 2.1 लाख विलेजेस। तो भारत के अंदर जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है भारत नेट के जरिए वो 2.2 लाख से ज्यादा विलेजेस में प्रोवाइड करवा दी गई है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। द PLI स्कीम इज सक्सेसफुली ड्राइविंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ 5G एंड अदर टेलीकॉम इक्विपमेंट। और PLI स्कीम के तहत हम हमारी ही कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो भारत में ही 5G के इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करे और फिर उसको मतलब बाहर की इंपोर्ट करने की हमको
जरूरत ना पड़े, हम भारत के अंदर ही कम्युनिकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, द टेलीकॉम सेक्टर इज सपोर्टेड 100% ऑफ एफडीए पॉलिसी एंड अदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू इंश्योर फाइनेंशियल हेल्थ। और टेलीफोन सेक्टर में भारत सरकार ने 100% एफडीए को अप्रूव कर दिया है। मतलब अब कोई कंपनी भारत के अंदर अब कोई व्यक्ति भारत के अंदर, कोई फॉरेन व्यक्ति भारत के अंदर अगर कोई कंपनी बनाना चाहे टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, वो 100% ऑटोमेटिक रूट से भारत के अंदर पैसा लगा सकता है। क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर अभी सिर्फ मोनोपोली 2 ही कंपनी की रहेगी, है जियो और एयरटेल। और सरकार तो है इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए एफडी को 100% कर दिया है कि अब कोई तीसरी कंपनी या फॉरेन की कंपनी भारत में निवेश कर टेलीकॉम सेक्टर में आए, और जिससे कि हमारा सेक्टर और बड़ा हो। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? दिस रेफर टू द एसेट्स ऑन विच द बॉर्डर इकोनॉमी इज डिपेंडेड। तो ऐसे एसेट्स, देश में ऐसी एसेट्स जिसपे बहुत ज्यादा इकोनॉमी डिपेंड करती है। इट इंक्लूड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ जैसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस लाइक पुलिस और मिलिट्री। तो ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया भारत में। ये बस आपको बताने के लिए मैंने डाला है, लेकिन ये कोई आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इसमें डाल दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जिसपे हमारी बहुत सारी इकोनॉमीज डिपेंड है, मतलब बहुत पॉपुलेशन को ये सर्व करता है, तो उसी को ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि आपके सामने दिया हुआ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लाइक अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है या कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले है रेल। तो रेलवे के अंदर क्या क्या ऐड होगा, मतलब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, लाइक नेशनल रेलवे नेटवर्क, जो पूरा रेल का नेटवर्क है, पैसेंजर्स जो उसमें कम्यूट कर रहे हैं, फ्राइट ट्रेन्स, मालगाड़ियां, रेलवे स्टेशन और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और रेलवे का कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अब इंडिया के अंदर जो इसका साइज है, इंडिया हैज एक्सटेंसिव रेल सिस्टम विद द टोटल रूट लेंथ 68,584 किलोमीटर। तो इंडिया के अंदर जो पूरा रेलवे नेटवर्क है वो 68,584 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जो कि 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। टोटल जो रेलवे ट्रैक है इंक्लूडिंग मल्टीपल लाइंस एंड साइडिंग्स, देयर आर 1,32,310 किलोमीटर और ट्रैक। तो इंडिया के जो रेलवे ट्रैक हैं वो 1,32,310 किलोमीटर में फैला हुआ है। स्टेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इन द नेटवर्क इंक्लूड्स मोर देन 8,000 रेलवे स्टेशन। तो इंडिया के अंदर जो है अभी तक 8,000 रेलवे स्टेशन है एज ऑन अगस्त 2024। अबाउट 6408 किलोमीटर, रफली 93% जो रूट है वो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। तो इंडिया का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि उसका जो नेटवर्क है वो 68,584 किलोमीटर का है, ट्रैक उसके अंदर 1,32,310 किलोमीटर का है, और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 64,080 किलोमीटर हो चुका है, और हमारे 8,000 रेलवे स्टेशन लगभग हमारे पास हैं। तो ये इंडिया का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देन है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कवर द इंटायर नेटवर्क और नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, रूरल रोड्स दैट कनेक्ट द कंट्री। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेशनल हाईवे आएगा, एक्सप्रेसवे आएंगे, स्टेट हाईवेज आएंगे, जो रूरल रोड है, जो ग्रामीण सड़कें वो भी जोड़ी जाएंगी। टोटल रेड लेंथ इंडिया बोस्ट 1,66,17,100 किलोमीटर, 66,17,100 किलोमीटर जो है इंडिया के अंदर रोड नेटवर्क है। इन सभी को मिला के जो इंडिया का रोड नेटवर्क है, चाहे वो एक्सप्रेसवे है, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे रूरल रोड है या स्टेट हाईवे, इन सबको मिला के इंडिया का जो रोड नेटवर्क है 66,17,100 किलोमीटर का है एज ऑन दिसंबर 2024। दिस इज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ग्लोबली। तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क जो है वो इंडिया के ही पास है। अब इसके अंदर ब्रेकडाउन हम अगर करें तो नेशनल हाईवे जो है हमारे पास 1,61,350 किलोमीटर के हैं, एक्सप्रेसवे 3,059 किलोमीटर के हैं सिर्फ,
क्योंकि एक्सप्रेसवे अब भी हम बहुत कम नंबर है हमारा एक्सप्रेसवे का, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाने की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अब इंडिया इसमें वेरियस स्कीम्स के तहत एक्सप्रेसवे भी तेजी से बनाने लगा है। फिर जो स्टेट हाईवेज हैं, जो स्टेट्स वेरियस स्टेट्स ओन करते हैं, वो है 1,86,528 किलोमीटर का। देन डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड जो है वो 51,67,665 किलोमीटर की है। टोटल हमारा 6.7 मिलियन किलोमीटर रोड है। और फ्राइट और पैसेंजर यूजर्स के लिए रोड कैरी 71% फ्राइट एंड 85% पैसेंजर विद इन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और जो रोड का यूज होता है वो 71% माल ढोने के लिए और 85% जो है जो पैसेंजर जो कम्यूट करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में रोड नेटवर्क हुआ। फिर सिविल एविएशंस, तो दिस इंक्लूड्स एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू द एयर ट्रेवल। तो एयर ट्रेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बोला जाएगा। और सिविल एविएशन के अंदर हमारा एयरपोर्ट्स, एयरलाइन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सिविल एयर ट्रैवल के लिए बनाया जाता है वो सब इसमें आएगा। तो हमारे एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप का जो डेटा है वो बता दो। इंडिया है टोटल 487 एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स करंटली इन ऑपरेशन। तो भारत के अंदर अभी 487 एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स हैं जो मिलकर चल रही हैं। तो एयरपोर्ट टाइप्स, अमंग देम देयर आर 35 इंटरनेशनल एंड 11 लिमिटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो भारत के अंदर अभी 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 11 जो लिमिटेड इंटरनेशनल, मतलब जहां पर फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं होती। और जो 487 एयरपोर्ट्स होता है उसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और अदर टाइप्स के सभी टाइप के एयरपोर्ट्स शामिल हैं। तो इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेलवे, रोड और सिविल एविएशन हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेसिक सिस्टम एंड फैसिलिटी दैट सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ टाउन और सिटी। और जो टाउन और सिटी को चलने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। It includes all physical and organizational structure that make urban life possible, safe and efficient। और इसके अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, यही रोड्स, ब्रिजेस, ये सब आता है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए जैसे वहाँ की लोकल पुलिस या वहाँ के बैंक्स, तो वो हमारे हो गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इंडिया टाउन्स एंड सिटीज जनरेट ओवर 2/3 ऑफ कंट्री जीडीपी। जो इंडिया के टाउन और जो सिटीज हैं वो 2/3 जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसके एग्जांपल मैंने बता ही दिया, रोड्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और सीवेज सिस्टम। फिर बात करते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ नेचुरल एंड सेमी नेचुरल सिस्टम्स दैट प्रोवाइड एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक बेनिफिट्स व्हाइल सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मतलब ये है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो नेचर जो हमको कुछ चीजें खुद से ही बना के देता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमको खुद से ही देता है, हमको बस जरूरत है तो उसको प्रिजर्व करके रखने की। मतलब हमको जैसे कुछ लेक है, ठीक है, तो वो नेचर ने कोई लेक बना रखी, तो बस हमको जरूरत है कि उसको प्रिजर्व करके रखना, जिससे कि हम एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा अच्छा कर पाए। और ऐसा नहीं कि लेक का एक ही बेनिफिट है, वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या कुछ अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मानो कोई नेचर ने कोई नदी ऑलरेडी बना रखी है तो उस नदी का ये बेनिफिट है कि हमको बस इतना ही उस पर मेहनत करनी कि हमको उस नदी को, पानी को साफ रखना है और उसके हिसाब से हमको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन नदी जो है वो मैन मेड नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली होकर या सोशली करने, सोशल बेनिफिट्स के लिए बनाते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ एक ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेटलैंड हम बनाते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं, तो ये ऐसे सब जो प्रोजेक्ट हैं वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल सेक्टर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। द सोशल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल एरियाज दैट कंट्रीब्यूट द ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम। तो सोशल सेक्टर बोला जाता है जो कि एक ह्यूमन की, मानव की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम।
social infrastructure plays a vital role of country economic development and well-being. It is widely acknowledged that education and health has a direct impact of economic growth. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो सहायता देते ही है, और इसमें यह भी देखा गया कि अगर उस किसी देश की एजुकेशन अच्छी होगी और उसका हेल्थ केयर अच्छा होगा तो उस देश में प्रोस्पेरिटी अपने आप ही आएगी और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा रहेगी. इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड सोसाइटियल वेलफेयर. तो अगर उस देश की स्किल जो लेबर है वो स्किलफुल होगी तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा द सोशल सेक्टर इज इंडिया इज नेग्लेक्टेड. तो आज़ादी से पहले क्या है कि सोशल सेक्टर को बिल्कुल नकार ही दिया गया था. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वाज जस्ट 17% एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 32.5%. तो आज़ादी के समय क्या था कि हमारा जो लिटरेसी रेट था, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, वो 100 में से सिर्फ 17 लोग ही थे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब 32% थे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि उस देश में एवरेज जो इंसान लाइफ ले रहा है तो वो कितने साल जी रहा है. तो उस टाइम सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 32% ही थी, क्योंकि उस समय ये था कि बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती थी और उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं था, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा था वो इतना अच्छा नहीं था. टुडे द कंट्री लिटरेसी रेट इज 74.04%. तो मतलब आज भारत के अंदर हर 4 में से 3 आदमी पढ़े लिखे हैं. एंड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 70%, 70 ईयर्स. तो अब आज़ादी के इतने सालों बाद हमारे जो देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 साल पहुंच चुकी है, फ्रॉम 32.5 ईयर्स. ड्यूरिंग द पेंडेमिक द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. और जब कोविड-19 के समय भारत देश की जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था सोशल सर्विस पे, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर्स पे, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, नियरली 9% ऑफ जीडीपी. तो भारत सरकार 9% जीडीपी का सिर्फ सोशल सेक्टर सर्विस पे ही खर्चने लग गई थी. तो सोशल सेक्टर को पता लग गया कि जो वो सेक्टर जो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम आते हैं. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इनके फायदा ये है कि इससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जिससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है. अब आता है ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. रेफर टू द 3 मोस्ट एसेंशियल फैक्टर यूज्ड टू मेजर द लॉन्ग टर्म एथिकल एंड सस्टेनेबल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट. It is considered a modern dimension of corporate social responsibility, and most socially responsible investors use to ESG criteria to screen their investments. तो ESG क्या होता है? इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस. तो ये जो 3 फैक्टर हैं, इसके आधार पर ही ये देखा जाता है कि किसी देश में क्या लॉन्ग टर्म काम किया जा सकता है, क्या एथिकली वो देश जब कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या एनवायरमेंटली सही है, सोशली वो कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ता, और वहां पर गवर्नेंस उस देश की कैसी है. तो इसके आधार पर ही वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है. और उसके बाद ही अगर कोई देश ESG अपना सही से चला रहा है तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी आने के ज्यादा चांसेस हैं और उससे ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर. तो पहले देखते हैं हेल्थ. हेल्थ केयर हैज बिकम द वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री. तो हेल्थ केयर जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री अभी बन गई है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ये पैसा कमाने में और रोजगार देने में दोनों ही टर्म्स में सबसे ज्यादा जरूरी है. इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर इज एक्सपेंडिंग रैपिडली ड्यू टू इम्प्रूव्ड कवरेज, न्यू सर्विस एंड इंक्रीज स्पेंडिंग बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. और जो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, इसकी वजह यह है कि अब हेल्थ केयर जो है वो उसका कवरेज बढ़ रहा है. मतलब अब हेल्थ केयर बहुत रूरल एरिया तक अपनी पकड़ बना रहा है. साथ में नई नई सर्विस अब हेल्थ केयर के अंदर जोड़ी जा रही है. और उस तीसरा कारण यह है कि गवर्नमेंट है अब इसमें अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है और प्राइवेट प्लेयर को भी हेल्थ केयर के अंदर आने का और मौका दिया जा रहा है. The COVID-19 pandemic highlights the weakness of social infrastructure and emphasizes the need for a strong and resilient healthcare structure. और कोविड-19 के समय गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत, कमजोर है, और इसको हमको और स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 24-25, द कंबाइंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी 6.9 लाख करोड़ रुपए. तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार गवर्नमेंट ने
2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6.9 लाख करोड़ रुपए खर्चे थे, जो कि हमारी जीडीपी का 2.9% ही था। देखो अभी कंपेयर करके देखो कि जब कोविड आया था तब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी हो गई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 9% हो गई थी हेल्थ केयर पे, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो 2.2% ही खर्च रही है। द 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग to 2.5% of GDP by 2025 remains the key target, while consistent progress being made towards its achievement। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत ने 2.2% खर्चा था अपना जीडीपी का हेल्थ केयर पर, लेकिन इसका टारगेट जो था 2.5% रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन इज द क्रिटिकल फैक्टर इन एनी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन है वो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में एक क्रिटिकल फैक्टर निभाता है, और भारत के अंदर एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड द फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स ए फंडामेंटल राइट। और भारत के अंदर जब 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत भारत के अंदर 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो फ्री है और कंपल्सरी उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसका फंडामेंटल राइट है ये। According to the Economic Survey 2024-5, the combined government spending on education sector is estimated to 8.5 lakh crore for the 2024-25, which is about 2.9% of the GDP। भारत इकोनॉमी सर्वे के अनुसार भारत के अंदर एजुकेशन पे सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा था, जो कि इकोनॉमी का 2.9% था। अब भारत जैसे देश को अगर प्रॉस्पर होना है, अगर और ग्रोथ करनी है, तो ये जो हमारा 2.9% है ना, इसको मिनिमम 5% तक लेके जाना होगा। अब गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है कि वो इतना फंड एलोकेशन कैसे करेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सेक्टर्स को फोकस करना है। लेकिन जो हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च रहे हैं, ये अभी क्वालिटी हम इसको इतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इतने पैसे से। द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द लैंडमार्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच रिप्लेस्ड 24-year-old पॉलिसी फ्रॉम 1986। As part of NEP, the old 10+2 structure is being replaced by the 5+3+3+ curriculum framework, and its implementation is now the advanced stage across the country। तो एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 भारत सरकार ने लागू करी, जो कि 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को उसमें हटाया गया। इसके अंदर जो 10+2 स्ट्रक्चर चली थी, मतलब कि 10th तक तो सब नॉर्मल सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद 11th और 12th में वो चेंज करेंगे, उसको हटा के अब 5+3+3+4 कर दिया कि 5th क्लास के पास उस मतलब बेसिकली बात यह है कि उस स्टूडेंट के पास अब लिबर्टी होगी कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैमिली वेलफेयर। द प्राइमरी गोल्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड हेल्दी हाई क्वालिटी सर्विस। तो इसका तो फैमिली वेलफेयर का मेन जो गोल था वो था कि हमारी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है और जो पॉपुलेशन है उसको हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना। इन 1952 इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो भारत 1952 के अंदर भारत पहला कंट्री था जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया था। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस, improve awareness through effective communication and ensure easy and convenient access to family welfare service free of cost। और इस प्रोग्राम का एम ये था कि भारत के अंदर वो हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस फैलाए और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करवाए। अब ये है टेबल के अंदर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, मतलब उस गवर्नमेंट ने सोशल सर्विस के लिए कितना पैसा खर्च किया 2014 से लेकर ये 2024-25 तक का है। ये बजटेड एस्टिमेट है, मतलब एक्चुअल डेटा भी आना बाकी है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो बजट लगा रहा है उसका है। अब सोशल सर्विस पे टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया, तो 2014-15 के अंदर ये अपनी जीडीपी का 6.2% था, और जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी 24-25 के अंदर वो 8.2% खर्च देगी। एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने 2014-15 में 2.8% खर्चा था और 24-25 के अंदर 2.9%। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ 0.1% की वृद्धि हुई। 2014-15 से लेकर 2024-25 तक 10 साल के अंदर जीडीपी भी हमारी बहुत ग्रो करी है।
हेल्थ के अंदर 14-15 में 1.2% जो कि 2.2% हो गया। अदर्स के अंदर 2.2% जो कि बढ़कर 3.1% हो गया। अदर्स जैसे कि अभी हमने बात करी थी फैमिली वेलफेयर टाइप, इन ऐसी स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट की अदर्स खर्चे जो थे। फिर ये टोटल एक्सपेंडिचर का कितने परसेंटेज था, मतलब अगर भारत सरकार 100 रुपये खर्च रही है तो उसमें सोशल सर्विस पे कितना पैसा खर्च रही थी, तो 2014-15 में 23.4% और जो कि 24-25 में 25.7% हुआ। और आप देख सकते हो एजुकेशन पे 10% खर्च रही थी, अब 9% खर्च रही है। हेल्थ पे 4.5%, इसमें 6.8%, अदर्स में 8.1% और अब 9.9%। तो अदर्स पे जो खर्चा है गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इंडिया में किस प्रकार है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द एसेंशियल सर्विस एंड स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट पब्लिक हेल्थ। तो जो पब्लिक हेल्थ को एसेंशियल सर्विस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं उसी को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इट इज द की मेट्रिक फॉर असेसिंग द कंट्रीज हेल्थ केयर पॉलिसी, inadequacies in healthcare infrastructure limit access to service and contribute to the poor quality of care, especially among unprivileged communities. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि किसी देश के अंदर वहाँ की पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए जो जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लाइक हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, फार्मासिस्ट की दुकान या फिर एम्बुलेंस, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। तो किसी देश की पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। अब किसी देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बुरी होगी, चाहे वो खराब होगी, तो इसमें उस देश के अंदर ही पुअर क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की हेल्थ उनको नहीं बन पाएगी और सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वहां पे अनप्रिविलेज कम्युनिटी, मतलब कि गरीब लोगों को। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक की मैट्रिक्स की तरह काम करता है जिससे हम ये जान पाते हैं किस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर 5 एरियाज आते हैं। सबसे पहले तो इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाता है डॉक्टर्स और नर्सेस, लाइक स्किल्ड लेबर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी है, मतलब आपका जो सिस्टम है ना, जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब एक चीज एक सर्विस दूसरी सर्विस के साथ इंटीग्रेट जुड़ी होनी चाहिए। फिर पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, वेरियस पब्लिक हेल्थ एजेंसी इंडिया में काम करती है, जैसे रिसोर्सेज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, इक्विपमेंट और रिसर्च। तो हेल्थ के अंदर रिसर्च होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोविड-19 आ गया था, ठीक है, तो अपने पास किसी के पास उसकी वैक्सीन नहीं थी, तो हमने फिर क्या किया, रिसर्च से हमने फिर कोविड-19 वैक्सीन को बनाया। और रिसर्च जो है वो रेगुलर हेल्थ केयर में होती ही रहनी चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 5 चीजें आती हैं। स्किल लेबर लाइक डॉक्टर, नर्सेस, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्थ केयर के अंदर होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज होनी चाहिए, और हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, इक्विपमेंट जो कि फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और लास्ट में रिसर्च। इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेसेस चैलेंजेस like inadequate financial resources, poor facilities and lack of efficient personnel। तो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स सही नहीं है, मतलब पूरा उनके पास फंडिंग नहीं है, पुअर फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो अच्छी नहीं है, और लैक ऑफ एफिशिएंट पर्सनल, और वहां पे जो काम करने वाले स्टाफ हैं वो इतने स्किल्ड नहीं है। तो ये अभी तक हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये समस्या है। टू एड्रेस दिस चैलेंजेस गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल मेजर इनिशिएटिव। और इन चैलेंजेस को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत से अभियान चलाए हैं जिसके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJEY। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम। तो ये जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, पीएम जन आरोग्य योजना। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो जिस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा पर फैमिली को पर साल, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू ओवर 12 करोड़ पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज। और इसके अंदर अभी करंट स्टेटस इसका ये चल रहा है अगस्त 2025 तक। द स्कीम हैज बीन रिसाउंडिंग सक्सेस विद ओवर 38 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशूड।
और इस स्कीम के तहत अभी तक इंडिया के अंदर 38 करोड़ कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड है जो इशू कर दी गए। इट इज ऑथराइज्ड मोर देन 7.5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन, और इसके अंदर 7.5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन को ऑथराइज किया गया है, प्रोवाइडिंग क्रूशियल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस द क्वालिटी हेल्थ केयर। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, इसके अंदर एक आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा, जो वो कार्ड पर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का एक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ एश्योरेंस देगा, जिसके अंदर वो पूरी फैमिली में कोई भी मेंबर हॉस्पिटल में अगर किसी वजह से एडमिट है तो उसका 5 लाख तक का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अभी इसके अंदर 38 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू कर दिए गए हैं, मतलब 38 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट मिल चुका है, और अभी तक इस स्कीम में 7.5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, फॉर्मली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण हो गया। दिस इनिशिएटिव इज स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर बाय अपग्रेडिंग सब हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इनटू आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसके अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो सरकार अपने पास है उसको अपग्रेड किया जाएगा, और उसको फिर उसको बनाया जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो मतलब एक तरह से जो हमारा ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेटिव डिजीजेस, वेलनेस एक्टिविटीज एंड फ्री एसेसनल ड्रग एंड डायग्नोस्टिक क्लोजर टू कम्युनिटीज। तो इसके अंदर एक तो सबसे ज्यादा तो प्राइमरी हेल्थ केयर सभी को प्रोवाइड करवाना, और जो नॉन कम्युनिटी डिजीज है उसकी जांच वहां प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में प्रोवाइड कराना, फिर वेरियस वेलनेस एक्टिविटीज वहां के पॉपुलेशन लोगों के लिए चलाना, और कुछ ऐसी दवाइयां जो फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, और उनको डायग्नोज करने की डायग्नोस्टिक लैब भी वहां पे स्थापित करना। तो ये इनिशिएटिव, ये इसका ऑब्जेक्टिव था आयुष्मान आरोग्य मंदिर का। अभी इसका करंट स्टेटस में ओवर 1.7 लाख सच सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री, और अभी तक 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिए गए हैं, सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग एक्सेस ऑफ प्राइमरी केयर एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ हॉस्पिटल्स। और ये प्राइमरी केयर को बहुत ज्यादा इससे लाभ हो रहा है। मतलब अगर कोई छोटे क्लिनिक्स होते हैं जो, मतलब ये एक तरह से उसकी बात कर रहा है कि वो बनाए गए हैं, जिससे क्या है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पर जो बर्डन है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट स्कीम है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, दिस इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम लॉन्च सिंस 2005, aimed at strengthening public health infrastructure from the grassroots ups। तो इसको 2005 में लॉन्च किया गया था, जो कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम ग्राउंड लेवल से स्ट्रेंथन करना है। ऑब्जेक्टिव इसका था टू फिल क्रिटिकल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी एंड क्रिटिकल केयर, एंड बिल्ड अप द कैपेसिटी ऑफ डिजीज सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर मेजर चीज ये है कि अब हम इनका सबका मतलब ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर को हमको अच्छा करना है। तो इसमें इसका फोकस ये था कि जो क्रिटिकल गैप, जो बहुत सारे कमियां हैं अभी पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में सिस्टम में, उसको सही करना, प्राइमरी और क्रिटिकल केयर को बढ़ावा देना, और जो हमारी डिजीज की सर्विलेंस करने की जो कैपेसिटी है, और अगर कोई नई डिजीज मिली तो उसका जो रिस्पॉन्स हमारा है उसको देखने का वो स्पीड अप करना। और अगस्त 2025 तक द मिशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन विद सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स over 600 districts and strengthening the network of public health labs and diagnostic centers। तो इसके अंदर 600 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जो वेरियस डायग्नोस्टिक सर्विस का नेटवर्क इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। द मिशन इज क्रिएटिंग ए सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म to integrate the country's fragmented digital health infrastructure। इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मतलब यह है कि जब पूरा जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रेट करना एक प्लेटफॉर्म पर, टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन ए यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। तो इसके अंदर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर दिया जाएगा हर पेशेंट को, कनेक्टिंग देम टू देयर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड एनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और ये एक तरह से आपका यूनिक आईडी होगा। इसके अंदर अगर किसी पेशेंट को
कोई भी दिक्कत है तो मतलब ये उनका पूरा हेल्थ हिस्ट्री इसमें रहेगा, पूरा रिकॉर्ड जो है हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड एक तरह से डिजिटल फॉर्म में इसमें मेंटेन किया जाएगा। इसका ये फायदा होगा कि अगर आप किसी एक जगह डॉक्टर को दिखाते हो, उसके बाद दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट करते हो, तो वो डॉक्टर आपका पूरा हिस्ट्री जांच कर सकता है कि आपके पहले कहाँ कहाँ पे क्या आपको परेशानी रही है। तो ये एक तरह से इंटरऑपरेबिलिटी का काम करेगा डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सब इसमें इंटरऑपरेबिलिटी की सर्विस इनको मिलेगी। इसका स्टेटस है द मिशन हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन विद द 60 करोड़ ABHA आईडीज क्रिएटेड। तो इसके अंदर 60 करोड़ ABHA आईडी क्रिएट हो चुकी है। द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस हैज नाउ एनेबलिंग सर्विस लाइक टेली कंसल्टेशन एंड लैब रिपोर्ट एक्सेस टू थ्रू द यूनिफाइड नेटवर्क। और इसके अंदर आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हो डॉक्टर के साथ, मतलब डॉक्टर के साथ आप फोन पे ही कंसल्टेशन कर सकते हो, क्योंकि आप अब डॉक्टर आपका जो डिजिटल ABHA है उसका एक्सेस डॉक्टर ले सकता है और आपको कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी डिजीज हो रखी हैं उसकी जानकारी उसको प्राप्त हो जाएगी, जिसके द्वारा वो फोन पर ही आपको कंसल्ट कर सकता है। और जो आपकी लैब रिपोर्ट है उसका भी एक्सेस आप डॉक्टर को दे सकते हो, जिससे कि आपके जो जांच है, मतलब आपको हॉस्पिटल अगर कुछ OPD के लिए आप जा रहे हो तो वो कंसल्टेशन आप फोन पे ही ले सकते हो। इसका सबसे ज्यादा मेजर फायदा यही है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया, थोड़ा लेंथी चैप्टर था ये। अब इस चैप्टर के क्विक रीजन मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपका MCQ, ये भी आप इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्विज फॉर्म में प्रोवाइड है ये, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरे क्विज को। ये हमारी वेबसाइट है bankingshiksha.com, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ जाके पूरा क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं।